जमीन पर जंग होने की वजह से जमीन पूरी तरह तबाह हो गई थी। इसीलिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वहाँ पर जाकर वो लोग बाकी के इंसानों के लिए कॉलोनीज बना सके। और जब ये सारा काम हो गया, जिसके बाद इंसान जमीन को छोड़कर चांद पर जाकर रहने लगे। लेकिन चांद पर रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मेटियोर का तूफान आया करता था। तो इसीलिए इन्हें ये सारे फैसले बदलने पड़े। जिसके बाद इंसान ने चांद पर माइनिंग करना शुरू किया ताकि वो चांद पर जिंदगी गुजारने के आसान हल ढूंढ सके। तो बहुत से लोगों को माइनिंग के लिए रखा गया, जिन्हें माइनर्स कहा गया। और साथ ही यह असूल भी बनाया गया कि ये माइनर अपनी फैमिली के साथ ही चांद पर रहेंगे। अब हमें माइनर्स के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि इसी जगह यानी कि चांद पर पैदा हुए थे। वो सभी मिलकर स्पेस रोवर यानी कि जो गाड़ी चांद पर चल सकती थी उसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर कोई आता है, जिससे डरकर सभी छुप गए थे। इन्हीं में एक बच्चा जिसका नाम कैलिब होता है, उसके हाथ में एक कैप्सूल था। उसके डैड भी एक माइनर थे जो कि काम करने के दौरान मारे गए। कैलिब को 3 दिन बाद ओमेगा पर भेजने का फैसला किया जाता है, जहाँ पर उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा, जहाँ पर जिंदगी हर तरह से खुशहाल है। लोग बहुत मजे से जिंदगी गुजारते हैं। यहीं पर हमें ये बताया जाता है कि चांद पर से ओमेगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 साल लगते हैं, जिसके दौरान सफर करने वाला इंसान क्रायो स्लीप एक चैम्बर में रहता है, जिससे उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। जब वो चांद से ओमेगा पर पहुंचता है तो वो उतने ही साल का होता है। कैलिब इस बात को जानता था, उसे ओमेगा तक जाने में 75 साल लगेंगे। लेकिन कैलिब यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि फिर वो कभी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। उसे एक लेडी बताती है कि अगले दिन मेटियोर का तूफान शुरू होने वाला है, जिसके बाद तुम्हें ओमेगा के लिए रवाना होना होगा। कैलिब को अपने डैड की बहुत याद आ रही थी। वो याद करता है कि कैसे वो बहुत ऊंचाई पर जाकर यहाँ की बेस में अपने डैड के साथ जाकर बैठा करता था। उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसे बताया था कि चांद के उस पार कोई खतरनाक चीज आकर टकराई, जिससे वहाँ पर एक क्रेटर, एक गड्ढा बन गया। तुम एक बार उस जगह जाकर लाजमी देखना। मगर चांद के उस पार किसी भी इंसान को जाना मना था। और जिस कैप्सूल को हमने कैलिब के हाथ में देखा, वो एक गार्ड ने उसे दिया था, जो उसे उसके डैड की राख में से मिला था। तभी जब कैलिब बैठा ये सब सोच रहा था तो उसके पास उसके 3 दोस्त आते हैं, जो उसके जाने की वजह से बहुत दुखी थे। इनमें से एक दोस्त जिसका नाम डेलन होता है, वो कैलिब के डैड की आखिरी ख्वाहिश को जानता था, जो क्रेटर के पास जाने की थी। डेलन कहता है क्यों ना तुम्हारे जाने से पहले हम उस क्रेटर को देख कर आए, इस तरह तुम्हारे डैड की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इन्हें वहाँ पर जाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, ये उन चीजों को इकट्ठा करते हैं। अब इन्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए कोड की जरूरत थी। डेलन बताता है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम एडिसन है। एडिसन कुछ दिन पहले ही जमीन से चांद पर शिफ्ट हुई थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो एक साइंटिस्ट की बेटी थी। तो डेलन कहता है क्या पता उसको कोड के बारे में पता हो। जब वो एडिसन से बात करने जाता है तो वो उससे कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर डेलन उसके पीछे जाता है और उसे अब सारी बात के बारे में बताता है। वो कहता है मैं शुरू से ही तुमसे दोस्ती करना चाहता था, चाहे सब लोग तुम्हें अजीब समझते हो। एडिसन सब सुनकर कहती है ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारे इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। डेलन उसकी बात सुनकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी बच्चे रोवर स्पेस के पास पहुंच गए हैं। वो सभी उसे चुरा रहे थे। कैलिब उसके अलार्म के तार को पहले ही खींच देता है ताकि उसका अलार्म ना बज पाए। फिर वो एडिसन का बताया हुआ कोड डालता है, जिससे कि दरवाजा खुल गया था। ये सभी अब जाने के लिए तैयार थे। रोवर को चलाने की जिम्मेदारी डेलन पर थी, क्योंकि इन सब में से वो ही ड्राइविंग जानता था। ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। इन्होंने पहली बार चांद की सतह को देखा था। सभी बहुत खुश थे, मगर इन लोगों को मेटियोर के तूफान के आने से पहले वापिस आना था, क्योंकि जब मेटियोर की बारिश होती है तो बेस में लॉकडाउन कर दिया जाता था। सफर के दौरान सभी अपने बारे में बताने लगते हैं। कैलिब बताता है कि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि कैसे लोगों को चांद पर भेजा गया और फिर उनसे माइनिंग करवाई गई। मगर चांद पर रहकर माइनिंग करने के काम को कोई भी इंसान लगातार नहीं कर पाता। जैसा कि अगर वो इंसान काम के दौरान मर जाए तो उसके बेटे या फिर उसके फैमिली के किसी भी इंसान को उस काम को पूरा करना होगा। बस इसके लिए शर्त ये होती है कि उस इंसान के बेटे की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर वो इससे कम उम्र का होगा तो ऐसे ही उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा, जो ओमेगा प्लेनेट पर रहते होंगे। जिन्होंने चांद पर भेजा था वो तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी ओमेगा पर जाकर गुजारने लगे। एडिसन कहती है तो क्या हुआ, एक माइनिंग करने का ही तो काम दिया गया था जो सिर्फ 20 साल तक करना है। एडिसन एक साइंटिस्ट की बेटी थी तो उसे असल बात के बारे में नहीं पता था। यहाँ पर डेलन उसे सारी बात समझाता है कि अगर माइनिंग करता हुआ इंसान मर जाए तो उसके बेटे को बाकी के साल पूरे करने होते हैं। ये सुनकर
एडिसन थोड़ा हैरान थी। अब आगे का रास्ता इन्हें पैदल चलकर तय करना था। सभी अपने अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं। एडिसन का सूट इन सब में थोड़ा अलग था और अच्छा भी। खैर ये बाहर आते हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने की वजह से सभी बहुत ऊंची छलांगे लगा रहे थे। सभी यहाँ पर खेलने लगते हैं। एडिसन की नजर जब जमीन प्लेनेट पर पड़ती है तो थोड़ा उदास हो जाती है और जमीन पर अपने गुजरे पलों को याद करने लगी थी। जब एडिसन वापस आती है तो देखती है कैलेब, डेलन सभी एक ऑक्सीजन गैस के कंटेनर की मदद से स्पेस में ऊंचाई तक जा रहे थे। इन्होंने खुद को रोवर के साथ रस्सी से बांधा हुआ था ताकि ये स्पेस हवा में दूर तक न जा पाए। एडिसन ये देखकर कहती है ये खतरनाक हो सकता है, ऐसा मत करो, मगर उसकी कोई बात भी नहीं सुनता। जब ये सब कुछ कैलेब का एक छोटा दोस्त करने लगता है तो झटका लगने की वजह से उसकी रस्सी टूट गई थी, जिस वजह से वो स्पेस हवा में दूर चला गया था। ये सब देखकर कैलेब और उसके बाकी के दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सबने मुश्किल से अपने दोस्त को बचा लिया था, मगर इन सब में उनकी बहुत सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। इनके पास इतनी भी ऑक्सीजन नहीं बची थी कि ये क्रेटर तक पहुंच पाते। सब बुरी तरह से फंस चुके थे। तभी कैलेब को याद आता है कि उसके एक दोस्त ने बताया था कि इधर ही कहीं पर एक आउटपोस्ट है, क्या पता इन्हें उधर जाकर ऑक्सीजन मिल जाए। ये बात सुनकर कैलेब का दोस्त बोलता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि उधर भूत रहते हैं। ये बात सुनकर डेलन उसका मजाक बनाने लगता है और इसी बात पर दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी। ये देखकर कैलेब जोर से चिल्लाता है और कहता है क्या जितना वक्त साथ रहने के लिए बचा है तुम ऐसे ही लड़कर उसे बर्बाद कर देना चाहते हो। इस बात को सुनकर दोनों ने दोबारा से दोस्ती कर ली थी। खैर ये उस आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं जिधर बहुत अंधेरा था। उधर इन्हें इंसानों की परछाइयां भी नजर आती हैं, जिसे देखकर सभी डर गए थे। लाइट्स जलाने पर इन्हें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि पुतले थे और ये कोई आउटपोस्ट नहीं बल्कि एक ऐसे घर का मॉडल था कि अगर इंसान चांद पर रहते तो ऐसे घरों में रहा करते। खैर वहाँ पर इन्हें थोड़ा सा खाना और ऑक्सीजन मिल जाती है। रात भी हो गई थी, इसीलिए सभी इधर ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। डेलन अपने बारे में एडिसन को बताता है कि मेरे डैड मुझे अकेला छोड़कर चले गए। एडिसन भी अपने बारे में बताने लगती है कि मेरे मॉम डैड की डाइवोर्स तलाक हो गई थी, जिसके बाद मेरी मॉम मेरे भाई को लेकर ओमेगा प्लेनेट पर चली गई। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। सब लोग सो गए थे मगर कैलेब और एडिसन अभी भी जाग रहे थे। कैलेब एडिसन से बातें करने लगता है। वो कहता है कि मेरे डैड की मौत के बाद मुझे मेरे दोस्त डेलन ने सहारा दिया, वो ही मेरा सब कुछ है। मैं ओमेगा पर चला जाऊंगा, डेलन बिल्कुल अकेला रह जाएगा, तो इसीलिए मेरे जाने के बाद हमेशा उसके साथ रहना। मुझसे वादा करो एडिसन। उसने भी कैलेब से वादा कर लिया था। जब सुबह होती है तो ये लोग दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं, मगर अब इनकी रोवर की बैटरी खत्म हो गई थी। इनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी, तो इन्होंने मेटियोर के तूफान से पहले क्रेटर तक पहुंचना था। ये सब परेशान हो जाते हैं, इसीलिए एडिसन ने सिक्योरिटी अलार्म को बजा दिया था ताकि मेटियोर की बारिश होने से पहले गार्ड्स आकर इन्हें बचा लें। ये सब अब जल्दी से क्रेटर उस गड्ढे तक पहुंच जाते हैं जो दिखने में बहुत बड़ा था। ये सीढ़ियाँ उतरकर एक अजीब सी जगह पर आ गए थे, जहाँ की दीवार पर एडिसन को एक बटन नजर आता है, जिसको जैसे ही वो दबाती है वहाँ की सारी जगह ऐसे बदल गई थी कि जैसे ही लोग जमीन पर हों। ये सब कुछ असल नहीं था, मगर फिर भी इन्हें सब पसंद आता है। कैलेब यहाँ पर जब एक पत्थर हटाकर देखता है तो उसके नीचे उसे अपने मॉम डैड की राख और उनकी तस्वीर मिलती है। कैलेब ने उस तस्वीर में अपनी मॉम को पहली बार देखा था। वो इस बात को समझ जाता है कि उसके डैड आखिर क्यों चाहते थे कि वो यहाँ पर आए। वो बहुत दुखी था। डेलन उसे कहता है कि अपनी जिंदगी के इस हसीन चांस को क्यों गंवारे हो। यहाँ पर हर इंसान ये चाहता है कि वो माइनिंग के 20 साल पूरा करने के बाद ओमेगा पर जाएगा, और वो बहुत कम लोग होते हैं। तुम्हारे डैड ने भी तो इसीलिए अपनी जान दे दी। यहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि उसके डैड ने जानबूझकर अपनी जान ली थी ताकि कैलेब को ओमेगा पर भेज दिया जाए, वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, जिसके बारे में कैलेब के अलावा सब जानते थे। डेलन कहता है कि अपने डैड के गिफ्ट को लेने से इनकार मत करो, उन्होंने अपनी जिंदगी देकर तुम्हें ये तोहफा दिया है। तभी इनकी बातों के दौरान एक दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है। ये सभी अब जल्दी से उसे लेकर अपनी रोवर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर तभी मेटियोर का तूफान शुरू हो गया था। सभी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एडिसन भी खुद को बचाते हुए इनसे अलग हो जाती है। वो जब किसी को नजर नहीं आती तो कैलेब और डेलन उसे बचाने जाते हैं। एडिसन के हेलमेट में दरार आ गई थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। कैलेब और डेलन एडिसन को बचाकर वापस ले आते हैं, मगर इसी बीच डेलन भी
गिर जाता है, लेकिन उसे कैलिब ने बचा लिया था। सभी रोवर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी खिड़कियां भी मेटियोर के तूफान की वजह से टूट गई थी। इनके पास ऑक्सीजन भी कम थी, तो इसीलिए ये जिंदा अब नहीं रह सकते थे। सभी उसी रोवर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। सब समझ गए थे कि अब वो नहीं बच पाएंगे, मगर इन्हें इस बात की खुशी थी कि सभी साथ मरेंगे, जिसके बाद सभी बेहोश हो गए थे। इस हादसे के बाद हमें कहानी कुछ वक्त आगे की दिखाई जाती है। हमें कैलिब दिखाया जाता है जो ओमेगा पर पहुंच चुका है, मतलब उस हादसे को 75 साल हो चुके थे। कैलिब क्रायो स्लीप में था, मगर अब वो जाग जाता है। चांद पर से ओमेगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 साल लगते हैं, जिसके दौरान सफर करने वाला इंसान क्रायो स्लीप एक चैम्बर में रहता है, जिससे उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। जब वो चांद से ओमेगा पर पहुंचता है तो वो उतने ही साल का होता है। उसे अपने दोस्तों के बारे में जानना था, तभी एक नर्स आकर उसे एक ऑडियो डिवाइस देती है, जिसमें उसके दोस्तों के मैसेजेस रिकॉर्ड थे। उसे पता चलता है कि उस दिन इन सभी को बचा लिया गया था। उसके दोस्त अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुके हैं। जैसा कि एक दोस्त ने अपनी बेसबॉल टीम शुरू की और दूसरा दोस्त एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, तो बाकी वादे के मुताबिक एडिसन ने डेलन से शादी कर ली थी। अपने दोस्तों की जिंदगी के बारे में जानकर, उनकी बढ़ती उम्र की आवाज को सुनकर कैलिब बहुत खुश होता है, मगर अभी भी उसे इस बात का दुख था कि वो अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सका। ओमेगा प्लेनेट पर एक फैमिली ने कैलिब को गोद ले लिया था। वो इस माहौल में घुल मिल जाता है। वो यहाँ पर एडिसन के भाई को भी ढूंढता है, जिसके बारे में एडिसन ने बताया था कि वो उसकी मॉम के साथ ओमेगा पर रहता है। कैलिब एडिसन के भाई को उसकी बहन के अच्छे कामों के बारे में बताता है, जिसने चांद पर माइनिंग जैसे असूलों के खिलाफ काम करके उन्हें खत्म करवा दिया था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म की शुरुआत एक मछुआरे को दिखाने से होती है, जो नदी से बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर किनारे पर लाता है और इन्हें काट काट कर साफ करने लगा। पर यहाँ बड़ी अजीब चीज होती है। उन मछलियों को पानी से निकाले काफी देर हो गई थी, लेकिन तभी अचानक एक मछली जिसका पेट कटा हुआ था वो हिलने लगी। फिर देखते ही देखते वो पूरी तरह अपना जिस्म हिलाकर उछलने लगी। अब ना सिर्फ वो बल्कि मरी हुई बाकी मछलियाँ हिलने लगती हैं, जो देखकर मछुआरा काफी हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। इसके बाद हम एक शेरिफ यानी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को देखते हैं। उसी टाउन के एक आदमी ने कॉल की थी, तो उसी से मिलने शेरिफ जा रहा था। कुछ देर बाद वो उसके घर पहुंचकर उससे बात करता है कि बताओ क्या बात है, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ। तो वो आदमी शेरिफ को अपना डॉग दिखाता है। उसकी हालत खराब थी, वो आखिरी सांस ही ले रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर शेरिफ आदमी से पूछता है कि तुमने क्या किया है इसके साथ। आदमी जवाब में कहता है, शेरिफ मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मेरे ख्याल से इसने वो जहर खा लिया होगा जो मैंने चूहे मारने के लिए पूरे घर में डाला था, लेकिन ये बात भी मुझे कंफर्म नहीं कि इसने वो जहर खाया ही है, मैं बस अंदाजा बता रहा हूँ। अब उसे ठीक तो किया जा नहीं सकता था, ऊपर से वो इतनी तकलीफ में था, इसलिए शेरिफ उसे गोली मारकर खत्म कर देता है ताकि उसकी तकलीफ भी खत्म हो जाए। जिसके बाद शेरिफ घर आने पर उसकी वाइफ शेरिफ को बताती है कि हमारे बेटे जोसेफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ में तुम्हारे लाडले बेटे को भी। असल में शेरिफ का वो सगा बेटा था और उसकी वाइफ का सुतेला, जिसे वो शेरिफ का लाडला कह रही थी। अपने सुतेले बेटे को वो पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी हरकतें ही अजीब थी। कहती है कि हमारे दोनों बच्चे ही पुलिस की हिरासत में हैं, तो आप जल्दी कुछ कीजिए, फौरन पुलिस स्टेशन जाइए और उन्हें छुड़वा कर ले आइए। जिस पर शेरिफ कहता है, मैं जल्दबाजी से काम नहीं लेता, अभी सब्र कर जाओ। जो कहने के बाद शेरिफ वहाँ से अपने डैड के पास जाने के लिए निकल जाता है। शेरिफ का डैड वही मछुआरा था जिसे हमने शुरुआत में देखा। शेरिफ जब वहाँ पहुँची तो डैड उसे वो मछलियाँ दिखाते हैं जो मरकर दोबारा जिंदा हो गई थी, अजीब तरह से कूद रही थी। ये चीज शेरिफ ने भी पहली बार देखी थी। वो कहता है कि आप इतना मत सोचिए इस बारे में, चलो इन मछलियों को जला देते हैं। पेट्रोल कैन निकालने के लिए वो अपनी गाड़ी के पास गया, गाड़ी की डिग्गी खोली तो हैरत, वो डॉग जिसे कुछ देर पहले ही शेरिफ ने मारा था वो दोबारा जिंदा हो गया था और उस पर हमला कर देता है। तब शेरिफ जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटा और उसे दोबारा गोली से उड़ा देता है। इस बार गोली उसके सर पर लगी थी, तो डॉग अब आखिरकार यहाँ मारा जाता है। उसके मरने के बाद शेरिफ के डैड उन मछलियों और डॉग को एक चीज में डालकर आग लगा देते हैं ताकि इन मुसीबतों का जड़ से ही खात्मा हो जाए जो मर कर दोबारा जिंदा हो रही है। जिसके बाद शेरिफ यहाँ से निकल गया। वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है अपने बच्चों को आजाद करवाने के लिए। अब शेरिफ के बेटे जिस सेल में बंद थे वहाँ उनके साथ एक आदमी को भी रखा गया था जिसकी कल रात से बहुत बुरी हालत थी, वो उल्टियाँ किए जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर शेरिफ का बेटा कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। जिसके कुछ ही देर के बाद वो आदमी खून की बड़ी बड़ी उल्टियाँ कर देता है, जो देखकर शेरिफ के दोनों बेटे काफी घबरा गए। वो जल्दी से दरवाजे के पास आकर सेल का दरवाजा पीटने लगे और बाहर से मदद मांगने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर शेरिफ यानी उनके डैड और एक पुलिस ऑफिसर वहाँ जल्दी से
आए और सेल का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। पुलिस वाला जब आदमी की ऐसी हालत देखता है तो उसे लगा कि इन दोनों ने जरूर उसके साथ कुछ किया होगा, जब भी उसकी ऐसी हालत हुई। पर मजीद आदमी को चेक करने के लिए पुलिस वाला जैसे उसके पास जाने लगा, वो आदमी अचानक ही उठ खड़ा हुआ, एकदम से आकर पुलिस वाले को गले से पकड़कर दीवार के साथ लगा देता है और उसे खूब मारने लगा। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदमी पुलिस वाले के सीने पर काट लेता है। ये देखकर जोसेफ उनको छुड़वाने के लिए बीच में आ जाता है, उस आदमी के मुंह पर मुक्का मारता है, लेकिन तब वो आदमी जोसेफ के हाथ पर भी काट लेता है। इस बीच पुलिस वाला खुद को छुड़वा चुका था, वो एक रॉड उठाकर उस आदमी को मारने लगता है। आदमी नीचे गिर गया, तब पुलिस वाला उसे इतनी बार रॉड से मारता है कि उस आदमी का पूरा सर फट गया। वो वही ढेर हो गया, मौके पर उसकी मौत हो गई। यहाँ से निकलने के बाद जोसेफ हॉस्पिटल गया अपनी पट्टी करवाने के लिए। फिर वो अपनी वाइफ से मिलता है, उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो सोचते हैं कि हमें इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए, पर उसकी वाइफ इस फैसले से दुखी हो गई और वो इस बच्चे को पैदा करने का फैसला कर लेते हैं। अब पता चला कि पूरे शहर में अजीब सा माहौल है, जो लोग मर रहे हैं वो दोबारा से जिंदा हो रहे हैं और जो जिंदा लोग बीमार हैं वो अजीब पागलों की तरह बनकर एक दूसरे को काट रहे हैं। फिर रात के वक्त इसी तरह के एक केस को लेकर शेरिफ के पास कॉल आई, जिसमें एक औरत ने अपने छोटे से बच्चे को जो भी पैदा ही हुआ था उसे काट लिया। शेरिफ को काफी हैरानी हुई, वो फौरन उस औरत के घर के लिए निकल गया। जब वहाँ पहुँचा तो वो औरत बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी, जिसके बाद वो शेरिफ पर भी झपट पड़ी, उसे नीचे गिराकर बुरी तरह हमला करके काट लेती है। लेकिन शेरिफ जैसे तैसे खुद को छुड़वा कर एक बड़े से रॉड से उस पर हमला कर देता है, उसे नीचे गिराकर रॉड से इतनी बार उस पर वार करता है कि उस औरत की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 6 महीने की बात का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ ये वजह सामने आई कि ऐसा क्यों हो रहा था। दरअसल पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था। काटने की वजह से दूसरा इंसान भी इस वायरस का शिकार होता और ऐसे ही वायरस फैलता था। अब 6 महीने गुजर गए थे तो पूरी दुनिया का इस वायरस की वजह से बहुत बुरा हाल था, तबाही मची हुई थी। तो इस माहौल में वो लोग जो इस वायरस से बचे हुए थे उन्होंने अपने रहने के लिए एक अलग जगह बना ली थी। खुद को पूरी दुनिया से अलग करके उन्होंने अपना एक एरिया बनाया, जिसके चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी ताकि बाहर से कोई ज़ॉम्बी उनके इलाके में ना आ जाए। अंदर रहकर वो हर रोज इन ज़ॉम्बीज को मारने के नए नए तरीके भी ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पता चला कि जोसेफ और उसके डैड शेरिफ जो ब्राउन थे, उनके अंदर ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने की ताकत है, क्योंकि उनके खून में खास किस्म की खूबी थी, जिस वजह से वो हर बार ही ज़ॉम्बीज के काटने के बाद भी बच जाया करते थे, क्योंकि उनके जख्म बहुत जल्दी भर जाते और वायरस जिसमें भी नहीं फैलता था। ये खूबी तकरीबन सभी ब्राउन लोगों में थी, लेकिन व्हाइट लोगों में नहीं थी। यही वजह है कि हर बार ज़ॉम्बीज के काटने की वजह से वो वायरस से लड़ नहीं पाते और ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। अब शेरिफ का दूसरा बेटा इन्हीं जोसेफ का सुतीला भाई व्हाइट था, लेकिन वो खुद व्हाइट लोगों के खिलाफ था और किसी भी व्हाइट इंसान जो बाहर जिंदा है अंदर आने नहीं देता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर यहाँ कोई इस वायरस का शिकार हुआ तो अंदर के सभी व्हाइट लोग भी इस वायरस की लपेट में आ जाएंगे। अब आज भी एक लड़की जो जिंदा बची हुई थी उसे इस एरिया में लाया जाता है, पर उसे तो एक ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था, पर वो ये बात किसी को नहीं बताती बल्कि चुपचाप यहाँ रहने लगती है। जोसेफ और उसकी वाइफ काफी परेशान लग रहे थे, क्योंकि वो इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारा बच्चा जो अभी उसकी वाइफ के पेट में है, पता नहीं वो इस वायरस से बचा हुआ है या नहीं, क्योंकि उसकी वाइफ डरी हुई थी। वजह ये थी कि वो खुद व्हाइट है और उसने कई सारे ऐसे केसेस देखे थे जिनमें बच्चा माँ के पेट में इस वायरस का शिकार हो गया और अंदर ही अंदर उसने अपनी माँ को खाना शुरू कर दिया, जिस पर जोसेफ उसे तसल्ली देता है कि तुम इस बारे में इतना मत सोचो। अब रात के वक्त शेरिफ को पता चला कि उनके इस एरिया में जरूरत का सामान खत्म हो रहा है, इसीलिए वो अपने डैड और कुछ आदमियों के साथ बाहर जाता है सामान लाने के लिए, जबकि अंदर शेरिफ का दूसरा बेटा अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वो अपने होश खो बैठा और उस लड़की के पास चला जाता है जो इस वायरस का शिकार थी, जिसे आज यहाँ पर लाया गया था। वो उसके करीब जाने लगा, जिस बीच वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, मुँह से खून आ रहा था और आंखें अजीब डरावनी लग रही थी। वो बहुत खूंखार बन चुकी थी। शेरिफ की बेटी पर हमला कर देती है और उसके जिस्म का एक हिस्सा उखाड़ कर फेंक देती है, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सब वहाँ आए और ये नजारा देखकर उनकी होश उड़ गई। यह तब तक जोसेफ भी आ चुका था और वो उस लड़की को देखकर फौरन आगे बढ़ा और ये लोग मिलकर उसे बांध देते हैं। अब जोसेफ और उसके दोस्त उसके सौतेले भाई को मॉम के पास लेकर गए ताकि उसका इलाज करवा सके, क्योंकि वो नर्स है। पर जोसेफ के भाई को पता था कि मेरी इतनी बुरी हालत है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। उसे ब्राउन लोगों पर गुस्सा आने लगा, खास तौर पर अपने डैड शेरिफ और अपने भाई जोसेफ पर, क्योंकि यही उस लड़की को अंदर लाए थे जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी। वो बहाने से अपने भाई जोसेफ के पास आकर उसके पेट में चाकू घुसा देता है और अपने साथी की मदद से अपने एरिया का दरवाजा खोल देता है।
सारे ज़ॉम्बीज़ फौरन भागकर अंदर आ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद शेरिफ अपने एरिया की ऐसी हालत देखकर वो दंग रह गया। रेडियो के जरिए अपनी वाइफ से बात करता है तो वो बताती है कि यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घुस आए हैं और हमारे ज्यादातर लोगों को उन्होंने मार दिया है। तकरीबन यहाँ बस 7-8 लोग ही बचे हैं जो एक कमरे में फंसे हुए हैं। तब शेरिफ अपने एक साथी को कहता है कि तुम ऐसा करो, गाड़ी में बैठकर आवाज करके यहाँ से जाओ। गाड़ी की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ गाड़ी के पीछे आएंगे और ऐसे हम उनका ध्यान भटका देंगे, लोगों को बचा लेंगे। उस आदमी ने ऐसे ही किया। गाड़ी लेकर जब वो गया तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ गए। जिस बीच मौका पाकर शेरिफ और उसकी डैड अंदर गए और बचे हुए लोगों को एक एक करके बचा लेते हैं वहाँ से बाहर निकाल कर। लेकिन जब शेरिफ जोसेफ की वाइफ को बचा रहे थे तो आखिर में खुद पीछे ही रह गए। तब ज़ॉम्बीज़ उन पर एक साथ झपट कर नीचे फेंक देते हैं और पूरी तरह हमला करके नोच नोच कर खाने लगते हैं। पूरी तरह शेरिफ की चीर फाड़ कर दी थी जिससे वहीं पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब बचे हुए बाकी लोग बाहर आए और गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो सारे शेरिफ की मौत की वजह से बहुत दुखी थे। तभी शेरिफ के डैड के पास एक औरत की कॉल आई जो उनके ही एरिया की रहने वाली थी। वो बताती है कि यहाँ एक चर्च में हमें शेरिफ के सतीले बेटे और उसके साथियों ने कैद करके बंदी बनाया हुआ है, तो प्लीज आप आकर हमें बचा लीजिए। ये सुनकर शेरिफ के डैड को उन पर बहुत तरस आया और वो उनकी मदद करने के लिए गाड़ी चर्च की तरफ ले जाने लगते हैं। अब गाड़ी में ही जोसेफ की वाइफ की हालत खराब होना शुरू हो गई। उसका बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया था, लेकिन तभी यहाँ जोसेफ का सतीला भाई आ गया और वो दोनों पर गन तान देता है। अपने साथ वो एक ज़ॉम्बी को भी लेकर आया था ताकि वो जोसेफ की वाइफ को काट ले, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी वाइफ भी इस वायरस का शिकार हो जाए। लेकिन तभी जोसेफ की मोम गन लेकर पीछे से जाकर उसे शूट कर देती है। लेकिन इस बीच ज़ॉम्बी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो जोसेफ की वाइफ को पकड़कर उसे नीचे लिटाकर काट लेता है। ये देखकर जोसेफ भागता हुआ यहाँ आया। वो चाकू से ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है, उसका सर ही काट कर जिस्म से अलग कर देता है। फिर जोसेफ अपनी वाइफ को संभालता है। वो बेचारी दुखी होते हुए कहने लगी कि मैं इस वायरस का शिकार हो गई हूँ और अब जोसेफ तुम्हें अपने बच्चे को बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। अब इस वजह से जोसेफ गुस्से से पागल हो गया। वो अपने सौतेले भाई से इस चीज का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले वो उसे चाकू मारता है और फिर उसे जिंदा ही ज़ॉम्बीज़ के इलाके में छोड़ आता है ताकि ज़ॉम्बीज़ इसका भी बुरा हाल कर दे। जोसेफ जैसे वहाँ से गया, सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ वहाँ आकर उसके सौतेले भाई पर चीर फाड़ करके बुरी तरह काट कर खाने लगे। तब तक जोसेफ वहाँ से भागकर अपनी फैमिली के पास आ चुका था। उन सबको लेकर वो नदी किनारे आ जाता है ताकि कश्ती में बैठकर वो यहाँ से निकलकर दूसरी साइड पर चले जाएं। लेकिन उनका पीछा करते करते बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ भी आ गए थे। इसलिए जोसेफ के दादा यानी शेरिफ के डैड फैसला करते हैं कि वो यहाँ रुककर ज़ॉम्बीज़ का सामना करेंगे और तब तक जोसेफ अपनी मोम और वाइफ को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। अब जोसेफ अपने दादाजी को ऐसे अकेले छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे मुश्किल फैसला करना पड़ा। वो अपने दादाजी को आखिरी अलविदा कहकर वहाँ से कश्ती में बैठा और ये लोग वहाँ से आगे निकल गए। नदी के बिल्कुल बीचों बीच सुनसान जगह पर एक कश्ती रोकती है ताकि उसकी वाइफ अपने बच्चे को पैदा कर सके, क्योंकि ये सुनसान जगह है। वो चाहे जितना मर्जी चिल्ला ले, ज़ॉम्बीज़ के यहाँ आने का खतरा नहीं है। जिसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसका बच्चा पैदा हो गया जो बिल्कुल ठीक सेहतमंद था, कोई भी खतरे वाली बात नहीं थी। जोसेफ अपने बच्चे को अपनी वाइफ को पकड़ाते हुए कहता है, लो अपनी बच्ची, हमारी बेटी पैदा हुई है। और ये लोग कोई महफूज जगह पर जाने के लिए आगे बढ़ रही थी। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।